हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मेटलर्जी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं डिप्लोमा के लिए, जैसे सेल है, डीआरडीओ है, टाटा है, बार्क है, इसके अलावा वाइजेक है। तो इसमें टेक्निकल सेक्शन में मतलब मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर्स के कौन से पोर्शंस कौन से सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा पेन कॉपी लेके बैठिए। जो जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उस टॉपिक को पूरा आप नोट करिए, फिर बड़े ही सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे में आप उसकी तैयारी करिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं मेटलर्जी से रिलेटेड। मैंने गेट के एग्ज़ाम दिए हैं। गेट के 30 साल के क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया था जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था। उसके अलावा बार्क का एग्ज़ाम भी मैंने दिया है। फिर सेल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम पहले होता था वो मैंने दिया है। और अभी सेल के जो OCT है ना, डिप्लोमा लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। तो इन सारों एनालिसिस के थ्रू मैंने हर सब्जेक्ट से, है ना, हर एक चैप्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं, ये एनालिसिस मैंने तैयार किया है। एक्चुअली मुझे एनालिसिस तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो ये वीडियो देखिए, आप लोग के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत हेल्पफुल होगी। तो बड़े ही प्लानिंग वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम की। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्लान्ड वे में तैयारी करोगे ना, तभी वो उसका निकलने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन क्या है, पूरे इंडिया से है। तो पूरे इंडिया के साथ आपको कम्पीट करना है, तो उस लेवल का आपको तैयारी भी रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको केवल टेक्निकल सेक्शंस की जानकारी दूंगा, नॉन टेक्निकल सेक्शंस की जानकारी मैं इसमें नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मिनरल प्रोसेसिंग या ओर ड्रेसिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ओर ड्रेसिंग या मिनरल प्रोसेसिंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ओर ड्रेसिंग से ना सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ओर्स के नाम, ठीक है। सारे जो मेटल्स है, सभी मेटल्स के जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं ना, सबके आपको ओर के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। किसी मेटल के दो ओर हो सकते हैं तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, जरूर एक नए क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। और याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से याद कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कॉपर का ओर का नाम है आपका चाल्कोपाइराइट, तो आप इसको याद याद कर सकते हो चाको नाम से, ठीक है। चाल्कोपाइराइट को मतलब चा मतलब चाल्कोपाइराइट, को मतलब कॉपर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक आपको अपनाना है, जो भी याद करने के जो आप ट्रिक अपना सको, क्योंकि ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं। और के नाम आपको सभी का याद होना चाहिए, जरूर 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा मिनरल प्रोसेसिंग में जो है क्रशर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रशर के बारे में देखो, ज़्यादा आपको एकदम डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लिए। प्राइमरी क्रशर में क्या आता है, सेकेंडरी क्रशर में क्या आता है, ठीक है। उसके अलावा ग्राइंडर जो होते हैं, ग्राइंडर में 2 टाइप के ग्राइंडर है, बॉल मिल और आपका रॉड मिल, ठीक है। इतना याद रखना है। क्रशर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन वैसे क्रशर से आते नहीं, बट आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं। इसके अलावा जो कुछ रूल्स है, ठीक है, क्रशिंग रूल्स है, जैसे कि रिटिंगर्स लॉ है, किक्स लॉ है, इसके अलावा बॉन्ड्स लॉ है ना। ये लॉ है, मतलब क्रशिंग के मेटल को तोड़ने के लिए कितना पावर लगने वाला है, उसके बारे में कुछ लॉ है, नियम है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। डिटेल्स नहीं, बट इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी आप कर लेना। फिर उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस से। कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है फ्रोथ फोर्डेशन। फ्रोथ फोर्डेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, एकदम कॉमन हो गया है इससे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रोथ फोर्डेशन से। आपको पूरा फ्रोथ फोर्डेशन पढ़ लेना है, उसमें मतलब क्या उसकी प्रक्रिया है ना, क्या क्या रिजल्ट लगते हैं। जैसे फ्रोथर लगता है, कलेक्टर है, एक्टिवेटर है, ये सब है ना, ये सब क्या काम करते हैं। फ्रोथर किसको बोलेंगे, क्या काम करता है, कलेक्टर क्या काम करता है, ठीक है। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पाइन ऑयल एज ए फ्रोथर यूज़ करते हैं जो झाग बनाता है। कलेक्टर के लिए हम सोडियम जैंथेट एक केमिकल है उसका यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रीजन के नाम और उसका क्या वर्क है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, फ्रोथ फोर्डेशन को आपको पूरा समझ लेना है। इसके अलावा और जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस है ना, जैसे हेवी मीडिया सेपरेशन प्रोसेस है, एक होता है जिगिंग होता है। तो इन सबको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये याद रखना कि इसके पीछे क्या नियम लगता है। जैसे हेवी मीडिया सेपरेशन है, उसमें डेंसिटी का लॉ है, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे वो मेटल और सॉरी ओर और गैंग को अलग करता है। जिगिंग में क्या होता है, जिगिंग में अपसेट डाउन होता है लिक्विड, तो लिक्विड के साथ हल्का मेटल ऊपर बाहर निकल जाता है ना। जो भी गैंग होते हैं वो बाहर निकल जाता है, हल्के होते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस है, उसके पीछे का एक छोटा सा नियम होता है, बस उस नियम को याद करना है, पूरी प्रक्रिया को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका मिनरल प्रोसेसिंग से। ये इतने क्वेश्चन इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, ठीक है। मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। मटेरियल साइंस से लगभग 4-5 क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं। तो मटेरियल साइंस में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है। बहुत ही आसान है। जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें भाई एटम्स जो है अरेंज होते हैं रिपीटेटिव मैनर में, अमॉर्फस में नहीं होते बस। और इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, जैसे मेटल क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस में आपका ग्लास है, पॉलीमर है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इतना याद रख लेना है। उसके अलावा फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना, इसमें भी 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, BCC है ना, FCC और HCP। तो इन तीनों का आपको
नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या है ना, ये सब आपको पूरा याद होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं ना, इंपॉर्टेंट मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, सभी मेटल्स के आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है। हर एक मेटल के, कुछ भी मेटल का आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, जैसे पूछ देगा कि क्रोमियम का क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर पूछ देगा कि निकल का क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, क्रोमियम का भाई BCC है, निकल का FCC है, तो ये सारी चीज़ें ना, हर मेटल का आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसके अलावा फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर वही जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसका आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। 7 क्रिस्टल सिस्टम नाम है BCT और HMT, है ना, CT और HMT। सी मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इन सब का नाम याद होना चाहिए आपको। और उसका जो A, B और C है, इसके बीच का रिलेशन होता है ना, जैसे क्यूबिक में ABC बराबर होते हैं और उसके एंगल, तीनों का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वैसे ही सबका सारे स्ट्रक्चर का जो है ABC और एंगल में एंगल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी क्रिस्टल का आपको, जैसे टेट्रागोनल को पूछ देगा कि ये जो A, B और C के बीच क्या रिलेशन है ना, अल्फा बीटा गामा में बीच क्या है, 90 डिग्री है कि कुछ अलग है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए बॉन्ड्स, मटेरियल साइंस में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। बॉन्ड्स 3 तरीके के मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, मेटालिक है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, और उसके बाद आयनिक बॉन्ड है। ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। इसके बारे में आपको बस ये जान लेना कि बॉन्ड कैसे बनता है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि किसी मेटल में मेटालिक बॉन्ड है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मेटालिक बॉन्ड की जनरली प्रॉपर्टी होती है कि हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिव होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की जैसे प्रॉपर्टी होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है ना, तीनों बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। बस इतना आपको जानना है कि बॉन्ड कैसे बनता है और तीनों का मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटालिक, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर है आपका इसमें सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। सॉलिड सॉल्यूशन में आपको क्या करना है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूम-रोथरी रूल, इसके बारे में पढ़ना है। इसके 4 रूल हैं सॉलिड सॉल्यूशन के, कि 2 अलग अलग मेटल जो है, 2 मेटल कब सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, कब 100% सॉलिड सॉल्यूशन लोग बनाते हैं। तो उसके 4 लॉ है, उसको आपको याद कर लेना है। डायरेक्टली अगर नहीं पूछता है तो इनडायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ह्यूम-रोथरी रूल, तो वो काम आते हैं बहुत ही, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर 2 मेटल को मिलाते हैं तो एक एटम क्या करता है, दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है क्रिस्टल में। और एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, एटम्स सब्स्टिट्यूट ना करके उसके इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला जाता है। तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी जैसे कि कार्बन होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, ये पाँचों ही आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, बाकी सब सब्स्टिट्यूशनल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना है। फिर फेज डायग्राम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फेज डायग्राम तो 2 टाइप का होता है भाई, एक है ना, मेन अगर बोलोगे तो 2 टाइप का होता है। एक आइसोमॉर्फस होता है, जिसमें अगर 2 मेटल की 100% सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, तो वो आइसोमॉर्फस डायग्राम बनाता है, ठीक है। अगर 100% सॉल्युबिलिटी नहीं है तो आपका बाइनरी फेज डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये दोनों को आपको थोड़ा सा देख लेना है, आइसोमॉर्फस और बाइनरी फेज डायग्राम में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो होती है ना फेज डायग्राम में, जैसे यूटेक्टिक है, ठीक है, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है, यूटेक्टॉइड होता है। इसके अलावा पेरिटेक्टिक है ना, पेरिटेक्टॉइड है, मोनोटेक्टिक है। तो ये सारे रिएक्शंस का मैं वो रिएक्शंस को आपको समझना है। जैसे कि यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, एक लिक्विड जो है 2 अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम में होता है ना, लिक्विड जो है आपका ऑक्सीनाइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट होता है यूटेक्टिक में। यूटेक्टाइड रिएक्शन में क्या होता है, उसमें एक जो सॉलिड है वो 2 अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपका ऑक्सीनाइट कन्वर्ट हो जाता है आपका फेराइट और सीमेंटाइट में। वैसे ही ना जो 4 रिएक्शंस जो मैंने बताया, चारों रिएक्शंस में क्या होते हैं, है ना, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आपको जानना ज़रूरी है, पूछे जा सकते हैं। फिर आपका मेन है फेज डायग्राम में आयरन कार्बन डायग्राम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका आयरन कार्बन डायग्राम। 1-2 क्वेश्चन तो जनरली पूछ ही दिए जाते हैं इससे। आयरन कार्बन डायग्राम में पूरा ऑल टोटल आपको आयरन कार्बन डायग्राम में एकदम हर चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखो आयरन कार्बन डायग्राम में आपको इंपॉर्टेंट टेम्परेचर आपको याद रखनी है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर है जो भी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। फिर कॉम्पोजिशंस है, इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन, और इसमें जो रिएक्शंस है, जैसे अभी मैंने बताया ना, यूटेक्टिक रिएक्शंस, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन आपको याद करने हैं और किस टेम्परेचर में और किस कॉम्पोजिशन में वो रिएक्शंस होते हैं। जैसे यूटेक्टॉइड रिएक्शन आपका होता है 0.8% कार्बन में, है ना, और 727 डिग्री सेल्सियस में। वैसे ही आपको जो है यूटेक्टॉइड और यूटेक्टिक और पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहाँ पे होता है वो आपको याद होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर सारे फेजेस के, जैसे फेराइट के, ऑक्सीनाइट के, सीमेंटाइट के, क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर मार्टेनसाइट भी आता है, मार्टेनसाइट एक्चुअली में आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं मिलता है, ठीक है, तब भी इसका आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद फेजेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फेजेस की प्रॉपर्टीज़ है, फेराइट फेज जैसे सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसके बाद गामा होता है,
उसके बाद आपका कार्बन की सॉल्युबिलिटी क्या है, फेराइट में जैसे 0.025 है, गामा में ऑक्सीनाइट में आपका 2% है, ये सब चीज़ें। तो आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर लीवर रूल के बारे में आप जान लीजिए, लीवर रूल, ठीक है। लीवर रूल से कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन था जिसमें लीवर रूल अप्लाई हो रहा था, तो लीवर रूल के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल साइंस में कोरिंग और सेग्रीगेशन पढ़ लेना है आपको। सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं, कई बार अलाइंग एलिमेंट क्या होता है, ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके इकट्ठा हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं सेग्रीगेशंस, है ना। तो इतना है। उसके बाद आ जाइए मेटलोग्राफी में, मटेरियल साइंस की अभी बात हो रही है, मेटलोग्राफी ना, मेटलोग्राफी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो मेटलोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, आपको तो कॉमन स्टेप्स याद होने चाहिए, है ना। मेटलोग्राफी में हम सैम्पल प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसके स्टेप्स एक याद होने चाहिए मोटा मोटी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रिड पेपर है ना, 200, 400, 600, 800, 1200, तो ये आपको पता होना चाहिए ग्रिड। और ग्रिड पेपर किससे बना होता है, फिर पॉलिशिंग के लिए कौन सा रिजेंट आप यूज़ करते हैं, एल्यूमिना होता है और डायमंड पॉलिशिंग होती है, तो है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेना। 2 ही टाइप की पॉलिशिंग है। फिर माइक्रोस्कोप के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, माइक्रोस्कोप का जैसे रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह याद होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, रिजोल्यूशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन ज़्यादा बेटर है, ये जान लो। जनरली यही ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या ज़्यादा बेटर होता है। फिर ईचिंग रिजेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है आपको। हर मेटल का ना ईचिंग रिजेंट होता है, जैसे स्टील के लिए नाइटल होता है ना, ठीक है, उसमें आप 98% एल्कोहल डालते हो और 2% आपका नाइट्रिक एसिड होता है। वैसे ही हर मेटल का अलग अलग ईचिंग रिजेंट होता है, तो उस ईचिंग रिजेंट का नाम और कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेटल का ईचिंग रिजेंट पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका मटेरियल साइंस का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में कौन कौन से क्वेश्चंस या किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में देखो, सबसे पहले आपको ना पायरो, हाइड्रो और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसके बेसिक्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए। जैसे पायरो में हम फायर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे रिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में है ना आपका लीचिंग प्रोसेस होता है, जो ओर होता है उसको हम किसी जो सॉल्वेंट है उसमें घोल लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाद में, है ना। फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो। तो तीनों के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। ये भी याद कर लेना है कि किस मेटल का प्रोडक्शन किस टेक्निक से हो रहा है, ठीक है, उसका भी रीज़न होता है ना। जैसे कि मैं आयरन का प्रोडक्शन किससे करता हूँ भाई, पायरोमेटलर्जी से करता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी से क्यों नहीं करता हूँ, इसके पीछे आपको कारण होने चाहिए। हो सकता है प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता हो पायरोमेटलर्जी में, या सस्ता होता हो पायरोमेटलर्जी, ये रीज़न हो सकता है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन आपको इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ही होता है, पायरो से क्यों नहीं होता है, तो ये क्या रीज़न है। तो इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपको थोड़ा सा जान लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है ना। फिर है इलिंगम डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ना है। इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। इलिंगम डायग्राम के पूरा जो उसका जो एप्लीकेशंस है, क्या क्या उसका हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इलिंगम डायग्राम बना है, किस बेसिस पे बना है, क्या क्या जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हो, सारी चीज़ें इलिंगम डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। इलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ लेना है इसमें। फिर है पायरोमेटलर्जी में थोड़ा कंसिडर करते हैं। पायरोमेटलर्जी में जो है ना आपको जो बेसिक स्टेप्स है ना पायरोमेटलर्जी की, जैसे आपका कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, फिर स्मेल्टिंग है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि रोस्टिंग किसका करते हैं। जैसे रोस्टिंग आप केवल सल्फाइड ओर का करते हो, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदलने के लिए, है ना, क्योंकि सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो आप उसको ऑक्साइड बनाते हो रोस्टिंग से, फिर उसका फिर आगे एक्सट्रैक्शन करते हो, ठीक है। ये तीनों के बीच का आपको थोड़ा सा, जैसे कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर, या फिर जो भी आप हीट करते हो, है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर में, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। स्मेल्टिंग में आपको मेन रिडक्शन होता है, ये चीज़ याद रखनी है ना। स्मेल्टिंग टेक्निक, देखो स्मेल्टिंग टेक्निक में आपको सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें आप देखिए, आपको याद रखना कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, गैंग के हिसाब से हम फ्लक्स चूज़ करते हैं, गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स आपका बेसिक होना चाहिए इस तरीके से। फिर उसके अलावा स्मेल्टिंग के लिए कौन सा आप फर्नेस यूज़ करते हो, जनरली पूछा जा सकता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, रिवर बैटरी फर्नेस है, ये सब के बारे में। फिर स्मेल्टिंग में ही रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको पढ़ लेना है, कार्बोथर्मिक रिडक्शन और मेटलोथर्मिक रिडक्शन के बारे में, ठीक है। इन सब की जानकारी आपको इलिंगम डायग्राम से मिल जाती है कि मेटलोथर्मिक रिडक्शन कब पॉसिबल है, कार्बोथर्मिक रिडक्शन कब पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें। तो पायरोमेटलर्जी से ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर हाइड्रोमेटलर्जी में से क्वेश्चन वैसे बहुत कम आता है, तो भी आपको थोड़ी सी तैयारी इसकी भी कर लेनी है। हाइड्रोमेटलर्जी में बेसिक स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे इसमें लीचिंग करते हैं, फिर उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, आयन एक्सचेंज वगैरह होते हैं, ये सब के बारे में। लीचिंग प्रोसेस क्या है थोड़ा सा जान लीजिए, लीचिंग में क्या होता है, बहुत प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, लीचिंग प्रोसेस में होता क्या है ना। फिर इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, ये प्रोसेस का नाम है। तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, बस आपको एकदम प्रोसेस पढ़ने की जरूरत है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये याद होने चाहिए। फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में ना आपको जो है ईएमएफ सीरीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है। ईएमएफ सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ईएमएफ सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत मेटल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन ईएमएफ सीरीज़ में ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर ईएमएफ सीरीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सब। फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद होने चाहिए, फर्स्ट लॉ क्या है उसका, फैराडे लॉ का सेकंड, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। ठीक है। फिर एनोड कैथोड के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ये सब जुड़े होते हैं आपके सेल से, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, इतना पढ़ना है बस। ईएमएफ सीरीज़ वगैरह हो गया, एनोड कैथोड वगैरह के बारे में पढ़ लेना है, किस किस मेटल का फिर किस किस रूट के थ्रू एक्सट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेना। जैसे पायरोमेटलर्जी से आपका आयरन हुआ है, कॉपर है, जिंक लीड है, इसका प्रोडक्शन होता है। हाइड्रोमेटलर्जी से आपका गोल्ड वगैरह का होता है एक्सट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमेटलर्जी से आपका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट मेटल्स का प्रोडक्शन किस मेथड से होता है आपको जानना जरूरी है, ये थोड़ा जान लेना है। फिर आता है प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन में भी आपका कुछ कुछ प्यूरिफिकेशन जैसे लिक्वेशन है ना, लिक्वेशन है, उसके बाद फायर रिफाइनिंग है। ठीक है, फायर रिफाइनिंग है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है। इन सब के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है बस जान लेना है। देखिए हर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना किसी प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे फायर रिफाइनिंग के बारे में ये देखने की पूरा पढ़ लेना है, ऐसा नहीं। फायर रिफाइनिंग में सिंपल क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इम्प्योरिटी का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, फिर उसको फ्लक्स डाल के बाहर निकाल लेते हैं स्लैग बना करके, ये सिंपल है। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, आपका एक मेटल होता है ना, इम्प्योरिटी मेटल, उसके एक हिस्से को गर्म करते हैं, है ना, आपका कॉइल के थ्रू, फिर यही से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड जैसे बन जाते तो इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ चली जाती है यहाँ पे, इस कॉइल को आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर आखिरी में क्या होता है, आखिरी जो मेटल का हिस्सा बचता है उसमें पूरी इम्प्योरिटी होती है, बाकी प्योर होता है। तो ऐसा ऊपर से आपको पूरा उसके पीछे का जो साइंस है ना वो याद होनी चाहिए बस। एकदम ज़्यादा अंदर से प्रोसेस पढ़ना है, पूरी बुक पढ़ लेंगे, पूरी पैराग्राफ, ऐसा नहीं, है ना। उसके पीछे का साइंस आपको समझ लेना है। फिर आ जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका FFR, फ्यूल फर्नेस एंड रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, फ्यूल फर्नेस एंड रिफ्रैक्टरीज, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। FFR में ना फ्यूल के बारे में आपका देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूरा पढ़ लेना है, क्या तीनों का क्या एडवांटेज है, तीनों का क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है। फिर इसके अलावा एक एक करके देखते हैं सॉलिड फ्यूल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉलिड फ्यूल में मेन जो आपका आता है कोल। ठीक है, कोल और कोक। तो कोल का जो होता है ना, रैंक ऑफ कोल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रैंक ऑफ कोल मतलब सबसे नीचे आता है वुड, वुड के बाद आता है पीट, उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। तो ये क्या है, रैंक ऑफ कोल है ना। वुड तो वुड ही है, सबसे लोएस्ट आता है पीट, है ना, फिर उसके अच्छा होता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। ये रैंक ऑफ कोल आपको याद होनी चाहिए, तो मैंने अभी बता दिया, आप ये भी याद कर लो। रैंक ऑफ कोल के बाद फिर कोकिंग कोल क्या होता है। ठीक है, कोकिंग कौन से कोल से हम कोक बनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस थोड़ा बहुत जान लेना है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिससे हम कोक बनाते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से, उसके बारे में जान लेना है। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, कैसे हम कोल से कोक बनाते हैं। ठीक है। फिर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा जान लेना है, कोल और कोक में क्या डिफरेंस है, हम कोक एक्चुअली में बनाते क्यों हैं। ब्लास्ट फर्नेस में जैसे हम केवल कोक का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो कोक की प्रॉपर्टीज़ क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। फिर टेस्टिंग होता है कोल का, कोल की टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। आपका अल्टीमेट एनालिसिस और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इसके बारे में ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अल्टीमेट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, दोनों में कैसे कार्बन निकालते हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, ये सब अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना तो इसमें भी आपको ना केवल ये याद रख लेना कि जैसे अल्टीमेट एनालिसिस, जैसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम मॉइस्चर निकाल लेते हैं, कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, वोलेटाइल मेटल कंटेंट निकाल लेते हैं, ये आपका होता है प्रॉक्सिमेट में। अल्टीमेट एनालिसिस में हम सबका परसेंटेज निकालते हैं, सल्फर का, है ना, नाइट्रोजन का, कार्बन का, मॉइस्चर का। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको समझ लेनी है एनालिसिस के बारे में, कोक की एनालिसिस आप कैसे करते हो। इसके अलावा केमिकल एनालिसिस हो गई, फिर कुछ मैकेनिकल टेस्टिंग्स भी होती है स्ट्रेंथ निकालने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए बस। कोल का हो गया। फिर गैसियस फ्यूल में देखो क्या पूछा जाता है। लिक्विड फ्यूल का ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं, ना के बराबर आते हैं, क्योंकि लिक्विड फ्यूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है प्लांट में, होता है कहीं कहीं बट कम होते हैं। और गैसियस फ्यूल के बारे में जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गैसियस फ्यूल में देखो मेन क्या है, आपको बस जो मेन जो गैसेस है ना, जैसे ब्लास्ट फर्नेस गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, वाटर गैस है, नेचुरल गैस है, LPG है, तो इनका ना कॉम्पोजिशन आपको याद रखना है। कॉम्पोजिशन में भी ऐसा नहीं कि भाई पूरा परसेंटेज रट लिया, ऐसा नहीं। जैसे ब्लास्ट फर्नेस में इतना % CO होता है, इतना CO2 होता है, इतना नाइट्रोजन, ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेन याद रखना कि ब्लास्ट फर्नेस गैस में एक्चुअल में क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस में मेन क्या क्या 2-3 गैसेज जो होती हैं, वाटर गैस में क्या क्या 2-3 गैसेज होती हैं। ठीक है, बस इसका प्रोडक्शन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रोडक्शन कैसे होता है, बस कॉम्पोजिशन आपको याद रख लेना कि हाँ इस गैस ये चीज़ से मिलकर ये गैस बना है। ठीक है। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा जान लेना। कैलोरिफिक वैल्यू हम निकालते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन यूनिट मास ऑफ कोल इज बर्न या 1 यूनिट ऑफ फ्यूल इज बर्न, है ना। जब किसी एक यूनिट फ्यूल को आप जलाते हैं तो जितना हीट एनर्जी निकलता है वो कैलोरिफिक वैल्यू होता है। ठीक है।
तो थोड़ा सा इस बारे में याद रखना ना कि कौन से गैस फ्यूल का सबसे ज़्यादा आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, किसका कम होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेना। फिर फर्नेस के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। फर्नेस में जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन फर्नेस के बारे में जान लो। जैसे स्मेल्टिंग फर्नेस क्या होता है, स्मेल्टिंग फर्नेस में आपका ब्लास्ट फर्नेस आता है, रिवर बैटरी फर्नेस आता है ना। स्टील मेकिंग में आपका एलडी कन्वर्टर का हम यूज़ करते हैं, बेसिमर कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ करते हैं। फिर हीट ट्रीटमेंट के लिए हम रीहीटिंग फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फर्नेस वगैरह देख लो। और फर्नेस में थोड़ी और चीज़ें आप आगे जाओगे तो कौन सी रिफ्रैक्ट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी रिफ्रैक्ट्री यूज़ करते हैं, एलडी कन्वर्टर में कौन सी, उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लेना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर रिफ्रैक्ट्री के बारे में आपको पढ़ लेना। रिफ्रैक्ट्री में मेन आपको पढ़ना है कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। तीनों के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एसिडिक रिफ्रैक्ट्री जैसे कि सिलिका एक एसिडिक रिफ्रैक्ट्री है, बेसिक में जैसे कि मैग्नेसाइट है, न्यूट्रल में जैसे कार्बन ब्लॉक्स है, वैसे ही और एग्जांपल होंगे। तीनों के आपको क्या पता होना चाहिए, कौन एसिडिक रिफ्रैक्ट्री कौन बेसिक है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि ये कैसा रिफ्रैक्ट्री एसिडिक है कि बेसिक है ना। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्ट्री हम स्लैग के बेस पे पता करते हैं। जैसे बेसिक स्लैग बन रहा है तो आप वहाँ पे बेसिक रिफ्रैक्ट्री लगाओगे, एसिडिक स्लैग बन रहा है तो एसिडिक रिफ्रैक्ट्री लगाओगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है रिफ्रैक्ट्री में, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इसका एग्जांपल है। फिर टेस्टिंग से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्ट्री से। टेस्टिंग में जनरली जैसे पीसी, पैरो, इसका क्या नाम है, पीसी टेस्ट होता है ना, कोन इक्विवेलेंट टेस्ट, ठीक है, कोन इक्विवेलेंट टेस्ट होता है। इसमें रिफ्रैक्ट्रीनेस पता करते हैं। फिर RUL है, रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड है, स्पालिंग टेस्ट है। तो इस सब टेस्टिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, ठीक है। क्या निकालते हैं, जैसे RUL में क्या निकालते हैं, ठीक है, PC में क्या निकाला जाता है, ये ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लेना है किस टेस्ट से क्या निकलता है, ठीक है। एकदम ज़्यादा प्रोसीजर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे उसमें, ओके। फिर आ जाओ नेक्स्ट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना है सिस्टम के बारे में, सिस्टम और सराउंडिंग का डेफिनेशन। फिर सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेना है। फिर सिस्टम में ना तीन टाइप के सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, ठीक है। ये आपको जान लेना, ओपन सिस्टम कब बोलेंगे, क्लोज कब बोलेंगे, आइसोलेटेड कब। जैसे ओपन अगर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो तो ओपन, और क्लोज बोलेंगे अगर केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, मास ट्रांसफर ना हो रहा हो तो क्लोज, और आइसोलेटेड में दोनों ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपका इसमें है प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब आपका डिपेंडेंट ऑफ मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा आपका एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, मास है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास में आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब। तो एग्जांपल आपको याद कर लेना है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों का, ये पूछा जा सकता है। फिर थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉ के बारे में पता होना चाहिए। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद कर लेना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन del U = डेल्टा Q - डेल्टा W, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ का, है ना। एनर्जी नाइदर कन्वर्टेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये फर्स्ट लॉ है। वैसे सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ में आपका मेन आपका एंट्रोपी आता है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, तो ये याद होना चाहिए। फिर आपको जनरल नॉलेज रख लेना हीट कैपेसिटी के बारे में, हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन पता होना चाहिए। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, ये सब रख लेना याद। फिर जो एंथैल्पी चेंज है उसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो कौन कौन से नाम हैं उसको भी याद रख लेना है। हेस लॉ के बारे में पढ़ लेना इसमें, हेस लॉ क्या बोलता है, ठीक है। हेनरी लॉ है, हेस लॉ है, फिर हेनरी लॉ है, फिर राउल्स लॉ है। ये बस ऊपर आप लॉ आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में लॉ क्या बोले। से हेस लॉ बोलता है कि कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो, ठीक है ना, एक स्टेप में या 10 स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज सेम होगा, ठीक है। चाहे एक स्टेप में वो रिएक्शन हो जाए या 10 स्टेप में वो रिएक्शन हो, दोनों केस में एंथैल्पी चेंज वही होगा। जैसे ये हेस लॉ, वैसे हेनरी और राउल्स लॉ भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। देखिए आपको ये सब लॉ अगर याद रहेंगे ना तो इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको समझ के आप बना ही सकते हैं। फिर आपका सीवर्ट्स लॉ भी याद कर लेना है आपको, सीवर्ट्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स में आपका मेन जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शंस के वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं रिएक्शन वेलोसिटी को। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो भाई जनरली रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है रिएक्शन वेलोसिटी में, वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र में थोड़ा थोड़ा आपको हीट ट्रांसफ़र के में तीनों जो मूड है ना हीट ट्रांसफ़र का, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना।
ये कहाँ कहाँ होता है कंडक्शन, जैसे कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में होता है, रेडिएशन जो है वो अगर दोनों के बीच कोई कॉन्टेक्ट ना हो तो जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन से होता है। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है फिजिकल मेटलर्जी का। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं फिजिकल मेटलर्जी। यहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको। फिजिकल मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो फिजिकल मेटलर्जी में आपको डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, पूरी डिफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, पॉइंट लाइन है ना, सरफेस, वॉल्यूम डिफेक्ट, चारों डिफेक्ट का एग्जांपल पता होने चाहिए आपको। पॉइंट डिफेक्ट में आपका इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, फिर फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, इसमें क्या क्या होती है ये पता होनी चाहिए। पॉइंट डिफेक्ट हो गया। फिर लाइन डिफेक्ट में आपका डिसलोकेशन होता है, डिसलोकेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेना है। डिसलोकेशन में दो होता है, एज डिसलोकेशन होता है, ठीक है, एज डिसलोकेशन, फिर स्क्रू डिसलोकेशन। इसमें मेन आपको क्या याद करना है, एज और स्क्रू डिसलोकेशन में ये सब पूछा जाता है कि बर्जर वेक्टर जो होता है ना, और डिसलोकेशन लाइन होती है वो एज डिसलोकेशन में परपेंडिकुलर होता है, स्क्रू डिसलोकेशन में पैरेलल होता है। ये सब जनरली क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। डिसलोकेशन की इंपॉर्टेंस आपका मेन डिफॉर्मेशन में भी है, जब मेटल का डिफॉर्मेशन होता है तब, है ना, क्योंकि मेटल का डिफॉर्मेशन तभी होता है जब डिसलोकेशन का मूवमेंट होता है। तो डिसलोकेशन का यूज़ वहाँ पे भी होता है मेटल के डिफॉर्मेशन में। फिर उसके बाद आपका सरफेस डिफेक्ट का एग्जांपल क्या है, वॉल्यूम डिफेक्ट का एग्जांपल क्या है, ये सब एग्जांपल बस जान लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, बस इतना ही है इसमें। फिर डिफेक्ट्स यहाँ पे खत्म हुआ। फिर आपका एक्सरे रिफ्लेक्शन के बारे में भी थोड़ा जान लेना है। एक्सरे रिफ्लेक्शन में मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इसके बारे में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, ब्रैग्स लॉ पढ़ लेना थोड़ा। फिर डिटर्मिनेशन टेक्निक है ना बहुत सारे, जैसे पॉटर मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, बस इस सबको बस कुछ नहीं करना है, बस याद रख लेना है कि ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पॉटर मेथड एक क्रिस्टल को डिटरमाइन करने का टेक्निक है बस, है ना, उसी से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। फिर आ जाइए आपका इसमें सॉलिडिफिकेशन से पूछा जाता है, सॉलिडिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। सॉलिडिफिकेशन से क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपको सभी मेटल्स के याद होने चाहिए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं ना सबके आपको मेल्टिंग पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि ये जनरली पूछा ही जाता है ना। फिर जब सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो क्रिटिकल रेडियस आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल रेडियस का, ठीक है, जैसे कोई जो न्यूक्लियाई जो बनता है उसका साइज़ अगर क्रिटिकल रेडियस से बड़ा होगा तभी वो ग्रो करेगा, अगर क्रिटिकल रेडियस से छोटा होगा तो वो रिमेल्ट हो जाएगा, ये याद रख लेना बस, ठीक है। ये तो बता ही दिए क्या याद रखना है आपको, क्रिटिकल रेडियस हो गया। फिर आपको याद रखना है, फिर आपको पढ़ लेना कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस न्यूक्लिएशन के बारे में थोड़ा जान लेना है। होमोजीनियस न्यूक्लिएशन थोड़ा टफ होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन बड़ी आसानी से हो जाता है। और फिर आ जाओ इंगट कास्टिंग में। इंगट कास्टिंग में मेन आपको कुछ नहीं, इंगट कास्टिंग के अलग अलग जोन होते हैं ना, कोलुमनर जोन, चील जोन, फिर सेंट्रल इक्वाइज जोन, इस जोन के बारे में पढ़ लेना है। और फिर प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आ जाओ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं इसे। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल के, है ना, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, टफनेस, फटीग, क्रीप, ये सब और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना आपको पता होनी चाहिए क्या है, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, साथ साथ वो एक्चुअल में बोल क्या रहा है। जैसे हार्डनेस मतलब होता है रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, तो ऐसा नहीं है कि रट्टा बस मान लो भूल गया, ऐसा नहीं, आपको उसको समझ के पढ़ना है कि हार्डनेस क्या है। हार्डनेस कहाँ यूज़ होती है, काटने के लिए यूज़ होती है, जो ज़्यादा हार्ड होता है वो कम हार्ड को काट सकता है ना। फिर स्ट्रेंथ के बारे में आपको, स्ट्रेंथ एक्चुअली में है क्या, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरा पढ़ लेना, अच्छे समझ लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फटीग, क्रीप वगैरह सबको समझ लेना है, ओके। फिर आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के बारे में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का आप लोग नाम याद रख लें सबका, क्या क्या स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है, जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग है ना, फिर ग्रेन रिफाइनमेंट है, फिर मार्टेनसेटिक हार्डनिंग है, फिर अलॉइंग एडिशंस है। तो ये सब ये मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की टेक्निक है। तो इन सारे टेक्निक के पीछे ना आपको क्या एक्चुअल में साइंस लग रहा है, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो मेन एक ही फंडा होता है कि डिसलोकेशन के मूवमेंट को रोकना है। तो ये सारी चीज़ें डिसलोकेशन मूवमेंट को रोकता है सभी टेक्निक, लेकिन कैसे रोकता है ना। जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग से क्या होता है, बहुत सारा डिसलोकेशन जनरेट हो जाता है, तो डिसलोकेशन आपस में एक दूसरे को रोक देते हैं। ग्रेन रिफाइनमेंट में ग्रेन छोटा होगा तो डिसलोकेशन मूव नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वैसे सभी टेक्निक का एक्चुअल में वो डिसलोकेशन को कैसे रोकता है और कैसे वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, एकदम बहुत लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हुक्स लॉ है, इलास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फिर फ्रैक्चर पॉइंट है ना, परसेंटेज इलॉन्गेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी वगैरह को समझना है आपको अच्छे से, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको आना चाहिए। फिर इसमें है फ्रैक्चर्स के बारे में, इस चैप्टर में और क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं आपको, फ्रैक्चर के बारे में पढ़ लेना। फ्रैक्चर में मेन है आपका डक्टाइल और ब्रिटल फ्रैक्चर में डिफरेंस क्या है, डक्टाइल फ्रैक्चर और ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या डिफरेंसेस है ना। जैसे कॉमन एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कप एंड कोन फ्रैक्चर किसका एग्जांपल है,
कप एंड कोन फ्रैक्चर किसके एग्जाम्पल है, तो भैया डक्टाइल फ्रैक्चर के एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि क्लीवेज फ्रैक्चर किसके एग्जाम्पल है, तो वो ब्रिटल फ्रैक्चर के एग्जाम्पल है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रैक्चर से इसी में आता है, डक्टाइल ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस से अगर पढ़ोगे ना तो जनरली इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। फिर आपका इसमें आ जाएगा फटीग फ्रैक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, फ्रैक्चर में पूछ देते हैं। तो फटीग फ्रैक्चर में रिवर जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो फटीग फ्रैक्चर है, ये याद रखना। फिर फ्रैक्चरोग्राफी एक है। फ्रैक्चरोग्राफी में कुछ नहीं, आपको जब आप डिफरेंस पढ़ोगे ना डक्टाइल ब्रिटल में, तो पता चल जाएगा कि हम जो फ्रैक्चर मेटल है ना उसके सरफेस को देख के बता सकते हैं कि डक्टाइल फ्रैक्चर की ब्रिटल है। तो अगर शाइनिंग कर रहा होगा तो वो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, अगर डल होगा उसका सरफेस तो वो आपका डक्टाइल फ्रैक्चर है, ठीक है। तो फ्रैक्चरोग्राफी में ये सब पढ़ना है। फिर स्ट्रेस कोरोजन के बारे में थोड़ा जान लेना है। स्ट्रेस और स्ट्रेस कोरोजन, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि जनरली फ्रैक्चर कब होता है, फ्रैक्चर दो स्टेप में होता है। पहले तो क्रैक जनरेशन होता है, जैसे क्रैक जनरेट हुआ, फिर क्रैक प्रोपेगेशन होता है। तो क्रैक जनरेट जनरली उस जगह पे होता है जहाँ पे इंक्लूजन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इंक्लूजन्स क्या करते हैं, जनरली स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ से क्रैक जनरेट हो जाता है। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का क्या वो है, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेनी है। तो चलिए मैंने आपको 6 सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया कि 6 सब्जेक्ट में, इन 6 सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन करो और इसी तरीके से, इसी वे में पढ़ना चालू करो प्लानिंग के साथ। ओके, तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।